हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। जब डियो अपने सिस्टर के पास जाने का डिसाइड कर रहा था तभी वहाँ पे एल्फ्रेड और उसकी टीम आ जाती है और बेस पर सबको अटैक करने लगते हैं, जिससे कमांडर डिसाइड करते हैं कि वो सपोर्ट देने के लिए बाद में जाएंगे और बेस पर ही सब फाइट करेंगे। जब सब लोग फाइट कर ही रहे थे तभी अयाबा भी बैटलफील्ड में आता है और उसका फिर से हीना के साथ इनकाउंटर होता है, लेकिन वो हीना से अच्छे से लड़ाई नहीं कर रहा था और डियो को वापस से अयाबा के साथ सिंक्रोनाइजेशन करना था, लेकिन दोनों की पोजीशन बहुत ही दूर थी जिससे ढंग से दोनों सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे थे। ये सब कुछ देख के कमांड शिप भी वहाँ से जाने का डिसाइड करती है, लेकिन चारों तरफ से वो एनिमी से घिरे हुए थे इसलिए उन्हें जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो कमांडर डिसाइड करता है कि वो कमांड शिप को लेके यहाँ से चले जाएंगे और बेस पे जो लोग लड़ रहे हैं वो अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे लड़ाई में भी हीना बार बार अयाबा पे अटैक कर रही थी, लेकिन अयाबा खुद को जानबूझ के डिफेंड नहीं कर रहा था, जिससे डियो को बीच में आना पड़ता है और वो हीना के साथ फाइट करता है। साथ ही वो अयाबा को बताता है कि वो जानबूझकर हीना के साथ इंटरेक्ट नहीं करे, क्योंकि ये हीना वो नहीं है जिसे वो पहले से जानता था और उन्हें यहाँ से निकलना होगा ताकि वो बेस पे जाकर इजीली सिंक्रोनाइज कर सके। जिसके बाद दोनों कमांड शिप पे जाते हैं, सिंक्रोनाइजेशन करके एक शील्ड को फॉर्म करते हैं और अपनी शिप को प्रोटेक्ट करते हैं। जिसके बाद एनिमी चारों तरफ से उन पर अटैक कर रहे थे, लेकिन उनकी शिप को इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी शिप अच्छे से चार्ज भी हो गई थी, जिससे वो एनिमी शिप के ऊपर कैनन भी फायर कर देते हैं। रिपब्लिक टीम की कमांडर भी उन पर अटैक करने चाहती है, लेकिन कमांड शिप की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो सामने उसके खड़े नहीं रह पाती है, जिस चीज से कमांडर भी बहुत ही खुश था क्योंकि उनका शिप को उन्होंने टेम्पररी प्रिजर्व कर लिया था। शिप पर भी सब शांत थे क्योंकि फाइनली बैटल से वो थोड़ी दूर आ गए थे। यहाँ पे डियो भी अयाबा से थैंक यू कहता है क्योंकि उसी की वजह से वो अपने सिस्टर से बात कर पाया था। लेकिन कुछ टाइम बाद ही फेडरेशन सीक्रेटली सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर जो रिसर्च कर रहा था वो पब्लिकली एक्सपोज हो जाती है और ये सब कुछ डियो एंड अयाबा की वजह से ही होता है। इसीलिए अब डियो एंड अयाबा का जल्दी ही इंस्पेक्शन होने वाला था और शिप पे कुछ लोग आने वाले थे, जिससे कमांडर वाइस प्रेसिडेंट से कहते हैं कि उन्हें स्विम सूट पहनना चाहिए ताकि प्रमोशन के वीडियो जब बाहर आए तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्टर्स मिल सकें। कुछ टाइम बाद वहाँ पे पैसेंजर शिप भी आ जाती है। अब अयाबा को ये सब कुछ चीजें बहुत अजीब लग रही थी कि वॉर के बीच में इस तरह के प्रमोशनल वीडियो शूट करे जाना, लेकिन वहाँ पे खड़ा एक लड़का उससे बताता है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि हमारे सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म को ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रस्ट करें और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्टर्स मिले। तभी वहाँ पे प्रमोशनल टीम भी आ जाती है और सभी वहाँ पे दोनों मैकाज और उनके पायलट्स को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मेन सिर्फ डियो के लिए आए थे, इसलिए अयाबा को इस वीडियो में होने की जरूरत नहीं थी। अब प्रमोशन टीम ने कमर्शियल शूट करने के लिए फ्रॉम नाम के एक लड़के को भी बुलाया था, जो अयाबा के पास आके उससे कहता है कि मैं तुम्हारा मैका कमर्शियल के शूट के टाइम पे बोरो करना चाहता हूँ। उसके बाद एडवर्टाइजिंग क्रू कमांड रूम में जाते हैं जहाँ पे डेप्यूटी कैप्टन उन्हें सारे ही टॉप सीक्रेट एरियाज दिखाते हैं जो कि ऑफ लिमिट्स थी। फ्रॉम डेप्यूटी कैप्टन को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी देता है, लेकिन डेप्यूटी कैप्टन को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मायू अपनी फ्रेंड्स रोज से कहती है कि क्यों ना हम भी चल के एडवर्टाइजिंग क्रू को देखें। जब वो लोग एडवर्टाइजिंग क्रू को देखने जाते हैं तो रोज तो फ्रॉम को देख के बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसके पास आके कहती है कि तुम पूरे क्रू को अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें शिप का टूर अकेले करवा दूंगी। ये सब कुछ देख कर डियो वहाँ से साइलेंटली चले जाता है, जिससे अयाबा उसके पास आके पूछता है कि क्या वो फ्रॉम को पहले से जानता है। डियो बताता है कि वो उसे जानता है, दोनों सेम ट्रेनिंग स्कूल में गए हुए थे जहाँ पे फ्रॉम तो बहुत ही सोशलेबल था और सभी से बहुत ही इजीली बात कर लेता था और उसके बहुत फ्रेंड्स थे, जो कि डियो के बिल्कुल ही ऑपोजिट था क्योंकि डियो को पता था कि आज नहीं तो कल उसे सोल्जर बनना है, इसलिए इस तरह की अननेसेसरी चीजें करके उसे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अयाबा कहता है कि फ्रॉम बहुत ही फ्रेंडली है इसलिए उसके फ्रेंड इजीली बन जाते हैं और तुम्हें बस लोगों से बात करना पसंद नहीं है इसलिए तुम अकेले रहते हो। वहीं दूसरी तरफ एल्फ्राइड्स अपने सीनियर को कुछ रिपोर्ट्स दे रहा होता है, जिसे देखकर उसके सीनियर्स उसे कहते हैं कि वो जो भी प्लानिंग कर रहा है उसे कंटिन्यू रखे। वहीं दूसरी तरफ हीना का सारा ही ध्यान अयाबा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अयाबा बार बार उसके पास क्यों आता है और इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। यहाँ शिप पे एडवर्टाइजिंग क्रू ने शूटिंग स्टार्ट कर दी थी, जहाँ पे रोज इंटरव्यू ले रही थी और जो इंजीनियर से क्वेश्चन करती है, लेकिन इंजीनियर बहुत ही गुस्से में था क्योंकि उसे काम के टाइम पे इस तरह टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद वो किचन क्रू में जाती है एंड शेफ से क्वेश्चन करती है। शेफ कहता है वो खाना बनाने में बहुत ही मेहनत करता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता है कि उसे दूसरे पर्सन से कम खाना या बुरा खाना मिलता है। वहीं रिपब्लिक ने ऑलरेडी फेडरेशन के सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की रिसर्च स्टार्ट कर दी थी ताकि वो लोग फ्यूचर में काउंटर अटैक कर सकें, जिसके बाद रिपब्लिक एक न्यू शिप लेकर फेडरेशन पे अटैक करने का डिसाइड करते हैं।
यहाँ कमांड शिप में अयाबा एंड दियो का टेस्ट हो रहा था, ये देखने के लिए कि दोनों सिंक्रोनाइजेशन के लिए कंपैटिबल हैं या नहीं, लेकिन उनके टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आते हैं। जहाँ दियो का जब भी पहले टेस्ट किया गया था तो वो कंपैटिबल आता था, लेकिन अब उसकी कंपैटिबिलिटी पता नहीं क्यों धीमे धीमे कम होती जा रही थी। इस वजह से एडवर्टाइजमेंट के लिए दियो को सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज नहीं कर सकते थे, जिसके बाद वेरा अयाबा को बुलाती है और उसका टेस्ट किया जाता है और सरप्राइजिंगली वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए फुली कंपैटिबल होता है, जिससे वो अयाबा को ही एडवर्टाइजिंग के लिए यूज करने का सोचते हैं। जहाँ पे एडिटिंग टीम कहती है कि हम अयाबा के फेस की जगह दियो का फेस लगा देंगे ताकि सबको यही लगेगा कि दियो के ही सिंक्रोनाइजेशन हुई थी। उसके बाद वो दोनों ही अपने मैकास के पास जाते हैं, जहाँ पे दियो को ऑक्सिलरी रोबोट में जाना होता है और उसके बाद वो फ्लाई ऑफ कर जाता है। अब दियो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसे लग रहा था कि अयाबा उसकी सारी स्पॉटलाइट ले रहा है, लेकिन वो ज्यादा तो इसलिए फ्रस्ट्रेटेड था कि अयाबा कितना इजीली सिंक्रोनाइज कर सकता है और उसका सिंक्रोनाइजेशन स्कोर एकदम परफेक्ट है। उसके बाद दोनों स्काई में जाते हैं एंड इजीली सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, जिसके बाद दियो गुस्से में वहां से फ्लाई ऑफ कर जाता है। यहाँ पे कमांडर भी अयाबा को प्रेज करते हुए कहता है कि भले उसने ट्रेनिंग नहीं करी है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन तभी अचानक से एनिमीज आते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं। पता चलता है कि ये टीम एल्फ्रेड की टीम नहीं है बल्कि कोई दूसरी ही टीम है और वो जानबूझ के सिंक्रोनाइज पैर पे अटैक कर रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा फेम और एल्फ्रेड की टीम से हायर अपॉर्चुनिटी मिल सके। फ्रॉम बताता है कि ये रिपब्लिक के बहुत ही एलीट सोल्जर्स हैं और ये अपने मिशन को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं। अब फिर बाकी के पायलट्स भी आते हैं एंड फाइट को ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ फ्रॉम का ये सिंक्रोनाइजेशन का फर्स्ट टाइम था, इसलिए उन्हें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, जिससे दोनों अलग भी हो जाते हैं। एनिमीज का फायदा उठाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे माइंस को एक्सप्लोड कर देते हैं। अयाबा को वहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन डियो नोटिस करता है कि अयाबा जिस रूट पे जा रहा है वहाँ से वो अपने टीममेट से और भी ज्यादा दूर हो जाएगा। डियो समझ जाता है कि एनिमीज ये जानबूझ के कर रहे हैं, इसीलिए वो अयाबा को सपोर्ट करने के लिए उसके पास जाता है। अब अयाबा एनिमी कमांडर के एकदम सामने खड़ा था, जहाँ पे कमांडर उसे शूट ही करने वाला था, लेकिन तभी पीछे से डियो आता है और वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से कमांडर अपना शॉट मिस कर देता है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के डियो और उसकी टीम वहाँ से भाग जाते हैं और अब रिपब्लिक के पास भी लड़ने के लिए कोई नहीं था, इसलिए ये कमांडर भी अपनी टीम लेके यहाँ से चले जाता है। जो एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर था वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सारी फाइट का सीन उसकी कमर्शियल के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला था, लेकिन कमांडर को पता था कि जो एनिमी ग्रुप है वो वापस से उन पे अटैक कर सकते हैं, इसीलिए वो अपनी टीम से कहते हैं कि वो अपना गार्ड डाउन ना करें। उसके बाद अयाबा डियो को थैंक यू कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। तभी वहाँ पे डायरेक्टर भी आ जाता है और डियो को फाइनल स्क्रिप्ट देता है कमर्शियल शूट करने के लिए। यहाँ पे एनिमी ग्रुप उन पे फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि फेडरेशन अभी प्रिपेयर नहीं होगी उनका अटैक झेलने के लिए। यहाँ एनिमी कमांडर को भी समझ आ गया था कि एल्फ्राइड को इन लोगों से लड़ने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंट था कि वो सेम मिस्टेक नहीं करेगा। दूसरी तरफ शिप पे से फिल्म क्रू चले जाता है। अयाबा सोच रहा था कि फ्रॉम अगर थोड़े टाइम के लिए और रुकता तो अच्छा रहता। सरप्राइजिंगली फ्रॉम वहाँ पे रुकने का डिसाइड करता है क्योंकि अब वो सारे ऑपरेशन यहीं से ऑपरेट करने वाला था। यहाँ पे कमांडर को पता चलता है कि एनिमी ग्रुप ने भी उनकी तरह एक एडवर्टाइजमेंट शूट करी है, जिससे ये क्लियर था कि वो हर तरह उनसे लड़ना चाहते हैं। यहाँ पे हीना की टीम को पता चलता है कि एल्फ्राइड ने न्यू बैटलशिप मंगवाई है। रिपब्लिक के लाइट ग्रुप को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि एल्फ्राइड के पास एक न्यू बैटलशिप है। साथ ही में वो लोगों को पता चलता है कि एल्फ्राइड की जो बैटलशिप है वो उनकी तरफ ही बढ़ रही है और फेडरेशन पे अटैक करने वाले हैं, लेकिन वो लोग कॉन्फिडेंट थे कि एल्फ्राइड से पहले वही फेडरेशन पे अटैक कर लेंगे। यहाँ पे फेडरेशन की शिप बहुत सारे आइलैंड्स के बीच में छुप जाती है ताकि रिपब्लिक की शिप उन्हें डिटेक्ट ना कर सके, लेकिन वो वहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रुक सकते थे और एलीट ग्रुप को भी इस बारे में अच्छे से पता था। लेकिन रिपब्लिक अलाइड ग्रुप को जल्दी ही फेडरेशन की शिप को ढूंढना होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला था और उस स्टॉर्म को फेडरेशन की शिप तो झेल लेगी, लेकिन रिपब्लिक एलीट ग्रुप के मैकास इतने पावरफुल नहीं थे कि वो स्टॉर्म का सामना कर सके। यहाँ पे फेडरेशन को भी पता चल गया था कि एनिमी ग्रुप उन्हें ढूंढ रहा है, इसलिए वो जानबूझ के जैमिंग वेव्स निकाल रहे थे ताकि वो डिटेक्ट ना हो सके। यहाँ पे अयाबा कहता है कि हम लोग अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसपे फ्रॉम उसे बताता है क्योंकि सामने वाली टीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हमारे पास सिर्फ 4 लोग हैं जो बैटलफील्ड में फाइट कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कॉनरेड आ जाता है और रिवील होता है कि अब उनके पास 5 लोग हैं जो फाइट कर सकते हैं। तभी अविजा आके कहती है कि मुझे सिंक्रोनाइजेशन के ग्रुप के 3 लोगों से कुछ प्राइवेटली बात करनी है। यहाँ पर रिपब्लिक ग्रुप बहुत ही ज्यादा एंग्शियस हो रहा था क्योंकि उन्हें फेडरेशन की शिप कहीं पे भी नहीं मिल रही थी, जिससे एनिमी कमांडर 360 रेडार को डिप्लॉय करने का कहता है। इवन दो ये रेडार यूज करने से उनकी खुद की पोजीशन भी रिवील हो सकती थी।
यहाँ पे अवीरा अयाबा को बताती है कि पास्ट में जब सिंक्रोनाइजेशन का एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो कितने सारे लोगों को उसमें ब्रेन ट्रॉमा हुआ था, जिस वजह से उसने स्पेशलाइज कॉकपिट डिजाइन करी जिससे वो लोग इजीली सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को सपोर्ट कर सकें। साथ ही उसने एक स्टैंडर्ड ब्रेन वेव पैटर्न भी बनाई थी ताकि वो लोग कंपैटिबल लोगों को ट्रेन कर सके इजीली सिंक्रोनाइज करने के लिए, और ये सब करने से ही उन्हें इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन अयाबा इसमें स्पेशल केस है, वो कोई भी ट्रेनिंग से नहीं गुजरा है, लेकिन उसकी ब्रेन वेव है वो ऑलरेडी कंपैटिबिलिटी ब्रेन स्टैंडर्ड से एकदम परफेक्ट मैच होती है और इसी वजह से वो किसी भी ट्रेन पायलट के साथ सिंक्रोनाइजेशन कर सकता है। इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और उसके प्राइम एग्जाम्पल है डियो एंड फ्रॉम। एज अ रिजल्ट जब भी कोई अयाबा के साथ सिंक्रोनाइज होता है तो उनकी ब्रेन वेव है वो डिविएट होती जाती हैं और इसका रिजल्ट ये होगा कि जितनी बार वो लोग अयाबा के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे उतनी ही उन्हें डिफिकल्टी होगी किसी और के साथ सिंक्रोनाइजेशन करने में। लेकिन इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक चीज कर सकते हैं कि अब से डियो एंड फ्रॉम अयाबा के साथ सिंक्रोनाइज ना करें ताकि वो लोग अपने ओरिजिनल ट्रेनिंग फॉर्म में पहुंच जाएं। सेम टाइम पे उनकी शिप भी डिटेक्ट हो जाती है, लेकिन उसे एनिमी ग्रुप ने डिटेक्ट नहीं करा था बल्कि एल्फ्राइड की शिप ने डिटेक्ट किया था। लेकिन एल्फ्राइड के सीनियर्स उसे ऑर्डर देते हैं कि फेडरेशन की शिप को एलाइड ग्रुप ही अटैक करेगा, जहाँ पे एल्फ्राइड हीना से कहता है कि हमें पेशेंस रहना होगा तभी हम अपने ऑनर को वापस से रिगेन कर पाएंगे। जैसे ही एलाइड ग्रुप के कमांडर को फेडरेशन की शिप के बारे में पता चलता है तो वह एल्फ्राइड से कह देता है कि तुम अपने ग्रुप को लेकर साइड में बैठे रहो, हमें बैटलफील्ड में तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे फेडरेशन देखती है कि एनिमी ग्रुप उन पे अटैक नहीं कर रहा है, इसलिए उनके पास काउंटर अटैक करने का टाइम होता है। सेम टाइम पे अवीरा अयाबा, डियो और फ्रॉम से कहती है कि तुम्हें सिंक्रोनाइजेशन किसके साथ करना है उसका डिसीजन तुम्हें अभी लेना पड़ेगा, और तीनों एक साथ डिसाइड करते हैं जहाँ पे अयाबा एंड डियो एक दूसरे को चूज करते हैं एंड फ्रॉम किसी को भी चूज नहीं करता है। यहाँ पे अयाबा डियो से पूछता है कि क्या तुम्हें इस चीज का रिग्रेट नहीं होगा, तो डियो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सिंक्रोनाइज करना पसंद करूंगा, भले उसके लिए मुझे अपने सारी ट्रेनिंग एफर्ट्स को छोड़ना पड़े, क्योंकि मैं तुम्हें बैटलफील्ड में किसी के भी साथ सिंक्रोनाइज करे बिना अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, और वैसे भी अभी तक रिजल्ट क्लियर नहीं है तो मुझे नहीं पता कि मेरी ब्रेन वेव्स हैं वो स्टैंडर्ड लेवल पे वापस पहुंच पाएंगी या वापस से डिसीव होगी। तभी कमांडर देखते हैं कि एनिमी ग्रुप ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है, जहाँ पे एनिमी ग्रुप के पास 10 यूनिट्स होती हैं जिसे उन्होंने 2 फ्लैंक्स में डिवाइड कर दिया था। कमांडर डिसाइड करते हैं कि जो सिंक्रोनाइज पेयर है वो एक फ्लैंक को संभालेगा और दूसरे फ्लैंक के साथ बाकी के 3 मेकास हैं वो फाइट करेंगे। लेकिन बैटलफील्ड में अयाबा का जो फ्लैंक था वो उसे बहुत ही वियर्ड लगता है क्योंकि उसे कहीं पर भी एनिमी कमांडर दिखाई नहीं दे रहा था। पता चलता है कि एनिमी कमांडर और उसके कुछ ग्रुप के लोग साइड में छुपे हुए थे और उन्होंने अयाबा को चारों ही तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद अयाबा एंड डियो के पास और कोई चॉइस नहीं होती बल्कि उन्हें सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। लेकिन सेम टाइम पे एनिमी कमांडर की टीम ने वहाँ पे बहुत सारे माइंस फैला दिए थे जिसकी वजह से उन्हें एस्केप रूट कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अयाबा एंड डियो के पास अभी एक और आइडिया जरूर था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा स्पीड में वहाँ से पियर्सिंग शील्ड बना के निकल जाते हैं, जिसके बाद अयाबा एंड डियो पीछे से आते हैं और एनिमी कमांडर को अटैक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिसके बाद बाकी के एनिमीज थे वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। जब एल्फ्राइड का ग्रुप देखता है कि डियो एंड अयाबा के सिंक्रोनाइजेशन टूट चुकी है तो वो अपने ग्रुप को वहां पे लड़ने के लिए भेज देता है और उन पे अटैक करवाता है। यहाँ पे कमांडर को पता था कि इस तरह स्टॉर्म में लड़ने से उनका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, जिससे वो अपनी टीम से रिट्रीट करने के लिए कहता है, जिसके बाद धीमे धीमे करके सभी शिप पे जाने लगते हैं। यहाँ पे एल्फ्राइड को भी पता था कि स्टॉर्म में फाइट करने का कोई फायदा नहीं रहेगा, जिससे वो भी अपनी टीम को रिट्रीट करने के लिए कह देता है। लेकिन हीना अभी तक वापस नहीं आई थी। यहाँ पे अयाबा शिप पे पहुंचता है और वो अंदर जा पाए उसके पहले हीना उसके सामने आ जाती है एंड उसका रास्ता ब्लॉक करके उसके साथ फाइट करने लगती है। हीना के ग्रुप के लोग भी वहाँ पे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेडरेशन की शिप उन्हें रोक देती है एंड एंटर नहीं करने देती है, जिसके बाद स्टॉर्म की वजह से हीना एंड अयाबा का जो मेका था दूर उड़ के कहीं चले जाता है। कुछ टाइम बाद अयाबा को एक आइलैंड पे होश आता है जहाँ पे उसके मेका की बैटरी खत्म हो गई थी, जिससे वो किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। कुछ देर आगे जाने के बाद उसे हीना का भी मेका दिखता है जो कि पानी में डूब रहा था। तभी वो देखता है कि कॉकपिट में भी पानी भर रहा है और हीना भी होश पड़ी हुई है। अयाबा कॉकपिट को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश फेल जाती है। यहाँ पे एल्फ्राइड की शिप पे फीमेल सुपरवाइजर नहीं चाहती थी कि हीना को ढूंढने के लिए उनकी टीम जाए, बल्कि उनका सारा ही फोकस एनिमी कमांडर को ढूंढने में था, क्योंकि उसे लग रहा था कि एनिमी कमांडर अभी भी जिंदा है।
यहाँ पे डियो भी अयाबा को ढूंढने जाना चाहता था, लेकिन कमांडर मना करते हैं और कहते हैं कि अभी अयाबा को ढूंढना हमारी प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि शिप पे जितने भी लोग हैं उन्हें सेफ रखना हमारी प्रायोरिटी है और स्टॉर्म में से हमें निकलना होगा। जिससे गुस्सा होकर डियो वहाँ से चले जाता है। कमांडर को पता था कि डियो को भले ही ऑर्डर दिया है कि वो अयाबा को ढूंढने ना जाए, लेकिन फिर भी डियो जरूर अयाबा को ढूंढने जाएगा। यहाँ पे हिना को भी होश आ गया था, जिससे वो अयाबा को ओवरपावर कर देती है और उसे टाइड अप करके केव में छोड़ के जाती है और अपने मेका को देखती है, लेकिन उसका मेका किसी भी तरह से काम में नहीं आ रहा था। सेम हालत अयाबा के भी मेका की थी, लेकिन अयाबा के मेका में उसे एक बैकपैक मिल जाता है जिसमें गन थी। वो गन पॉइंट करके अयाबा को कंट्रोल करती है। अयाबा को अभी भी यही फील हो रहा था कि ये वही हिना है जिसे वो इतने सालों से जानता था, लेकिन हिना कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन सी हिना को जानते थे, मैं वो नहीं हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। यहाँ पे स्टॉर्म के खत्म होने के बाद डियो अयाबा को ढूंढने के लिए जा रहा था, तभी फ्रॉम उसके पास आके बताता है कि कमांडर ने तुम्हें सिर्फ 3 घंटे का टाइम दिया है अयाबा को ढूंढने के लिए। यहाँ पे एनिमी कमांडर को ढूंढने के लिए सर्च टीम लगी हुई थी, लेकिन एनिमी कमांडर कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। सेम टाइम पे अयाबा हिना से कहता है कि मैं ओरिजिनल हिना को मिलना चाहता हूँ और उससे इन सब चीजों के बारे में पूछना चाहता हूँ। जब दोनों बात कर ही रहे थे तभी अयाबा का मेका स्लिप हो जाता है और स्लिप होते होते वो केव की एंट्रेंस पे आ जाता है एंड केव की एंट्रेंस ब्लॉक हो जाती है, जिससे हिना एंड अयाबा दोनों को ही टीम अप करके वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जिसके बाद हिना एक शवल लेती है एंड वहाँ पे डिगिंग करना स्टार्ट करती है। अयाबा भी उसकी हेल्प करने जाता है, लेकिन वो कितना भी डिग कर ले लेकिन कोई भी रास्ता नहीं निकलता है, क्योंकि सामने से और भी ज्यादा मिट्टी आती ही जा रही थी। यहाँ पे एल्फ्राइड के ग्रुप को एनिमी कमांडर की शिप मिल जाती है और देख के पता चलता है कि एनिमी कमांडर की अब डेथ हो चुकी है, जिससे एल्फ्राइड अपने ग्रुप को कमांड करता है कि वो जाके अब हिना को ढूंढे। यहाँ पे अयाबा और हिना जिस केव में थे वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, जिससे हिना भी होश होने लगती है। अयाबा अपनी सारी पावर का यूज करके डिगिंग स्टार्ट करता है और तभी वहाँ पे पानी आ जाता है और अयाबा और हिना दोनों ही पानी में बह जाते हैं, लेकिन अयाबा हार नहीं मानता है और स्विम करके हिना को सरफेस पे ले आता है। तभी हिना को भी होश आ जाता है। अयाबा कहता है कि हमने अपने सप्लाई के सारे ही बैग्स को खो दिया है, इसलिए हमारी सिचुएशन अब और भी ज्यादा खराब हो गई है। तभी अयाबा का मेका भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे डियो को सिग्नल मिल जाता है और डियो उसके पास आने लगता है। एवीरा बताती है कि ये एक स्पेशल मैकेनिज्म है जो सिर्फ सिंक्रोनाइज रोबोट्स के अंदर ही होता है। यहाँ पे डियो अयाबा से उसकी लोकेशन के बारे में पूछता है, साथ ही में वो हिना के बारे में भी पूछता है। अयाबा सिर्फ उसे अपनी लोकेशन बता के कम्युनिकेशन वापस से बंद कर देता है और हिना से कहता है कि वो उसकी कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करके अपने टीममेट को वहाँ पे आने के लिए बोले ताकि वो उसे रेस्क्यू कर सके। जिसके बाद हिना भी अपने फ्रेंड्स को सिग्नल दे देती है। तभी वहाँ पे डियो की टीम आ जाती है अयाबा को लेने के लिए। जाने से पहले अयाबा हिना की हेयर पिन उसे वापस देता है। भले हिना उसे नहीं जानती थी और उसे हेयर पिन के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन अयाबा के लिए अभी भी वो वही हिना थी जिसे वो अपने स्कूल से जानता था। फिर डियो एंड फ्रॉम अयाबा और उसके रोबोट को वहाँ से ले जाते हैं। हिना के मन में भी अब अयाबा के जो व्यूज थे वो चेंज हो गए थे। यहाँ पे अयाबा शिप पे सोचता है कि उसके पास पास्ट में जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और इन सब चीजों से कंफ्यूज होता है। तभी शिप पे वाइस कमांडर का भी कॉल आता है, जिन्हें हाल ही में पता चला था कि सिंक्रोनाइज्ड रोबोट की सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो गई थी। लेकिन वाइस कमांडर को इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि अगर हमने एक सिंक्रोनाइज्ड रोबोट खो भी दिया होता तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन अवीरा को इस चीज से बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता था कि एक सिंक्रोनाइज्ड रोबोट खोने का मतलब है अयाबा को खोना और वो उनका ट्रम्प कार्ड था। सडनली स्क्रीन पे प्रोफेसर आते हैं जो बताते हैं कि वो जल्दी ही फेडरेशन शिप पे आने वाले हैं। वो दरअसल में सिंक्रोनाइज रोबोट रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड थे, इसलिए उनके लिए इस वीडियो कॉल को हैक करना बहुत ही छोटी सी बात थी। तभी उनकी शिप भी फेडरेशन शिप पे आ जाती है, जहाँ पे सभी लोग उनका वार्म वेलकम करते हैं। अब प्रोफेसर चाहते थे कि अयाबा एंड डियो उनके सामने सिंक्रोनाइजेशन को करके डेमोन्स्ट्रेट करें, लेकिन अयाबा को अभी भी नहीं पता था कि वो कौन है, जिससे मायू ने बताती है कि ये प्रोफेसर है और ये अवीरा के सीनियर हैं और इन्होंने ही सिंक्रोनाइजेशन मेथड को डेवलप किया था। लेकिन अवीरा ने उस मशीन का डेवलपमेंट किया जिससे सिंक्रोनाइजेशन हो सके। अब उसके बाद एक्सपेरिमेंटल सिंक्रोनाइजेशन मशीन ऑन होती है एंड डियो एंड अयाबा 6 मिनट के लिए सिंक्रोनाइज होते हैं। अब सिंक्रोनाइजेशन खत्म होने के बाद डियो अयाबा का वेट करता है और उसके पास जाके कहता है कि तुमने आइलैंड पे झूठ कहा था कि हिना तुम्हारे साथ नहीं थी, जहाँ पे अयाबा भी इस चीज को कन्फेस करता है और कहता है कि अब उसके मन में हिना के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि ये हिना वो हिना नहीं है जिसे वो पहले से जानता था।
जिसके बाद डियो अयाबा को मोक करता है और उससे कहता है कि तुम हिना को लेके बहुत ही ज्यादा वीक हो, जिस पे अयाबा को भी गुस्सा आता है और वो डियो के सामने उसकी सिस्टर का नाम लेने लगता है, जिससे डियो एंड अयाबा की फाइट होने लगती है और उनके टीममेट्स को आके उन्हें अलग करवाना पड़ता है, जिसके बाद दोनों को डिटेंशन के लिए सेल में डाल दिया जाता है। कुछ देर बाद उनसे मिलने के लिए प्रोफेसर आते हैं, जो अयाबा से बात करते ही समझ जाते हैं कि वो पास्ट से आया है, क्योंकि उनकी रिसर्च के टाइम पे जो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे अयाबा की ब्रेन वेव्स हैं। लोगों को लगा था कि वो बहुत ही वीक होगा, लेकिन उन लोगों ने फिर भी सिंक्रोनाइजेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिया था। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन टेक्नोलॉजी है उसे हमने अभी तक वाइडली सबके सामने नहीं लाए हैं, क्योंकि अभी भी उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं जिसे हमें पहले ठीक करना होगा। साथ ही प्रोफेसर बताते हैं कि रिपब्लिक भी सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक को डेवलप कर सकती है, क्योंकि फेडरेशन की साइड से एक इंसान रिपब्लिक की साइड में चले गया है और वो एविरा का ही क्लासमेट था और उसे इस टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पे हम हान को देखते हैं, जो कि फीमेल सुपरवाइजर को बताता है उनके पास फेडरेशन को डिफीट करने का ये लास्ट चांस है, उसके बाद रिपब्लिक उन्हें और भी चांस नहीं देने वाली है। जिसके बाद एल्फ्रेड डिसाइड करता है कि वो फेडरेशन के ऊपर अटैक करेंगे, जहाँ पे फीमेल सुपरवाइजर उसे बताती है कि ये मिशन मेरा है। यहाँ पे विजन हीना से पूछता है कि तुमने आइलैंड पर से हमें कॉन्टेक्ट कैसे किया था, तो हीना झूठ बोलती है और कहती है कि मैंने सीक्रेटली अयाबा के मेका से तुम्हें सिग्नल सेंड किया था। विजन को उसकी बातों पे बिलीव होता है, जिसके बाद वो अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए वहां से चले जाता है। यहाँ पे डियो एंड अयाबा को भी पता चलता है कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है, जिससे वो दोनों सेल से निकलते हैं, लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कमांडर अभी भी बहुत ही कंफ्यूज था कि दोनों को इस सिचुएशन में सिंक्रोनाइज होने देना चाहिए या नहीं होने देना चाहिए, लेकिन जैसे ही दोनों बैटलफील्ड में जाते हैं तो वो अपने डिफरेंसेस को साइड में रखते हैं और कुछ टाइम के लिए सिंक्रोनाइज होने के लिए अग्री हो जाते हैं। जिसके बाद दोनों ही इजीली सिंक्रोनाइज होकर एनिमीज के साथ लड़ने लगते और मिसाइल शूट करके एनिमीज को नीचे गिराने लगते हैं। तब तक उनकी शिप चार्ज होती है ताकि वो शील्ड डेवलप कर सके। अब मिसाइल की वजह से बहुत सारे एनिमीज मर रहे थे, जिससे विजन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अयाबा को अटैक करने का डिसाइड करता है। यहाँ पे डियो अयाबा की हेल्प करने जाने वाला था, लेकिन तभी फीमेल कमांडर और एल्फ्रेड उसे घेर लेते हैं और उसी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब दोनों के पास ही मिसाइल ब्लॉक करने का टाइम नहीं था, जिससे उनकी शिप ने जो शील्ड को डेवलप किया था वो सारी ही मिसाइल्स को रोक नहीं पाती हैं, जिससे प्रोफेसर की शिप को बहुत ही नुकसान होता है। लेकिन फिर भी वो सबसे झूठ बोलता है कि वो ठीक है और उसके लिए किसी को भी वरी करने के लिए मना करता है। यहाँ पे शिप पे सब देखते हैं कि एनिमी शिप उनके ऊपर कंटिन्यूसली मिसाइल अटैक करे जा रही है, जिससे वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितनी देर तक हम पे इसी तरह मिसाइल अटैक करेंगे। यहाँ पे अयाबा समझ जाता है कि एनिमी ग्रुप जानबूझ के उनका टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी अयाबा एंड डियो की सिंक्रोनाइजेशन टूट जाए, क्योंकि हान ने ये ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके रखा था कि वो 6 मिनट से ज्यादा सिंक्रोनाइज नहीं हो सकते हैं और अब उनकी सिंक्रोनाइजेशन का सिर्फ 1 मिनट ही बाकी था। इस वजह से अयाबा एंड डियो का भी आर्ग्यूमेंट होने लगता है, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट से दोनों को ही मोटिवेशन मिलता है और वो ज्यादा फोर्स से एनिमीज के साथ लड़ने लगते हैं और उनको जल्दी से सारी ही मिसाइल्स को क्लियर करने लगते हैं। लेकिन अब उनके सिंक्रोनाइजेशन के सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बचे थे, लेकिन सरप्राइजिंगली 6 मिनट के बाद भी उनके सिंक्रोनाइजेशन नहीं टूटती है, जिससे सभी शॉक रह जाते हैं। एनिमी कमांडर को लगता है कि मे बी उसने सही से कैलकुलेशन नहीं करा होगा, लेकिन जब 7 मिनट से भी ऊपर हो जाते हैं तब तो वो इतनी ज्यादा शॉक हो जाती है कि वो ये भी नहीं देख पाती है कि डियो उसकी तरफ उसे अटैक करने के लिए आता है। डियो फिर उसके मेका को पूरी तरीके से तोड़ देता है, लेकिन लकीली फीमेल कमांडर की कॉकपिट डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, जिससे एल्फ्रेड उसे टाइम से रेस्क्यू कर लेता है और अपनी टीम को लेकर रिट्रीट कर लेता है। यहाँ पे प्रोफेसर भी बहुत खुश थे कि उनके सिंक्रोनाइजेशन टोटल 8 मिनट चली और उनका जो मिशन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया और इसके बाद प्रोफेसर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उनका बरियल किया जाता है। यहाँ रिपब्लिक साइड से फीमेल कमांडर को फायर कर दिया जाता है और उसके बाद और भी ज्यादा रीइंफोर्समेंट लाई जाती है और जो पर्सन वहाँ पे हेड बन के आया था वो कोई और नहीं बल्कि हीना के फादर थे। अगले दिन प्रोफेसर का फ्यूनरल था, जहाँ पे डियो के फादर भी आए थे और उसी दिन अयाबा, मायू एंड डियो को डे ऑफ दिया जाता है ताकि वो बाहर जाके घूम सके। तभी उनके टीम मेंबर्स आते हैं और उन्हें बाहर से सामान लाने की लिस्ट देते हैं, जिसके बाद अयाबा और उसके फ्रेंड्स बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ कमांडर जनरल से मिलने गए थे। जनरल उन्हें परमिशन दे देते हैं कि वो सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक को आगे ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके, लेकिन उसके पहले वो सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक को खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे। यहाँ पे अयाबा और उसके फ्रेंड्स जब वापस आ रहे थे तो उनके पास बहुत सारा सामान था। अयाबा डियो से कहता है कि तुम्हें अपने फादर के साथ अपने रिलेशन ठीक कर लेने चाहिए, लेकिन डियो से कहता है कि तुम मेरे पर्सनल मैटर्स में ना पड़ो और गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। अयाबा को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, जिससे वो
मायो के साथ आगे घूमने का डिसाइड करता है। लेकिन आगे जाते ही अयाबा को एक्सीडेंटली फियोना मिल जाती है जो कि डियो की सिस्टर थी। दूसरी तरफ अवीरा कैप्टन के सामने एक्सेप्ट करती है कि हान बहुत ही जीनियस है, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक बनाने में वो हान से आगे निकल गई और हान ने आज तक सिंक्रोनाइजेशन मशीन नहीं बना पाई। लेकिन अगर गलती से भी हमारी सिंक्रोनाइजेशन मशीन उसके हाथों में चली गई तो वो उसे और भी ज्यादा इम्प्रूव कर लेगा और हमसे कई लेवल आगे निकल जाएगा। यहाँ पे हान भी यही चाहता था कि उसे अवीरा की सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि रिपब्लिक के पास जितनी टेक्नोलॉजी थी उससे वो उस टेक्निक को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता था। यहाँ पे हीना के फादर एल्फ्राइड के साथ डिस्कस करते हैं कि वो जल्दी ही फेडरेशन को इन्फिल्टर करने वाले हैं ताकि वो सिंक्रोनाइजेशन टेक्नोलॉजी को चुरा सकें, और अगर पॉसिबल हो तो वो अयाबा एंड डियो दोनों के ही सिंक्रोनाइज रोबोट को भी चुराना चाहते हैं। लेकिन हीना अब इन सब चीजों के लिए कॉन्फिडेंट नहीं थी और वो इस चीज में पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अयाबा को लेकर अब थोड़ा सा गिल्टी फील करने लगी थी। लेकिन विजन सबके सामने कहता है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा और वो अपना पार्टनर हीना को चूज करता है, और उसके ऐसे करने का रीजन ये था कि वो हीना को मोनेटाइज कर सके। यहाँ पे फियोना अयाबा को बताती है कि आज डियो उसके फादर से मिलने जाने वाला है एंड दोनों की फाइट भी हो सकती है, जिससे अयाबा डियो की हेल्प करने जाना चाहता था, लेकिन फियोना उसे ऐसा करने से मना करती है। यहाँ पे डियो भी अपने घर पहुंच चुका था, जहाँ पे बटलर उसे उसके फादर के पास लेके जाता है। डियो उसके फादर के सामने था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पे उसके फादर पहले बात करते हैं और सबसे पहले तो वो उसे थैंक यू कहते हैं फर्स्ट बेस पे उनकी फैमिली को बचाने के लिए, और फिर उसके बाद वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए उसकी तारीफ करते हैं। साथ ही में वो उससे कहते हैं कि अब तुम्हें सोल्जर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अयाबा एक सिविल पर्सन है, और अगर बैटल फील्ड में अयाबा को कुछ हो गया तो तुम अपने इकलौते सिंक्रोनाइज पार्टनर के बिना यूजलेस हो जाओगे। लेकिन डियो का मानना था कि अयाबा को बैटल फील्ड में मारना इतना इजी नहीं है। भले ही अयाबा बहुत ही इरिटेटिंग है और वो बहुत सारी ऐसी चीजें करता है जो डियो को पसंद नहीं है, लेकिन बैटल फील्ड में आज तक उनकी वजह से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जिसके बाद डियो के फादर इस चीज को ज्यादा स्ट्रेस नहीं करते और उसे वहां से जाने देते हैं। डियो भी अपने फादर को थैंक यू कहता है उसके लिए वरी करने के लिए। डियो के फादर समझ जाते हैं कि डियो पहले से कितना ही चेंज हो गया है। यहाँ रात को अयाबा जब फियोना को लेके होटल जाते हैं तभी वहाँ पे उन्हें डियो भी मिल जाता है। डियो एंड फियोना बात करते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि डियो ने अपने फादर के साथ रिकंसिलिएशन कर ली है, जिससे अयाबा खुश होता है कि उसे कुछ भी नहीं करना पड़ा एंड डियो और उसके फादर के रिलेशन ठीक हो गए हैं। लेकिन मायो को पता था कि डियो अयाबा के साथ रहता है, इसी वजह से वो इतना ओपनली अपने फादर से बात कर पाया। अब नेक्स्ट डे डियो एंड अयाबा दोनों को ही फिर से सिंक्रोनाइजेशन के टेस्ट के लिए लाया जाता है, जहाँ पे जनरल दोनों को ही देख रहा होता है और वो बहुत ही इम्प्रेस होता है कि दोनों इजीली सिंक्रोनाइज कर रहे हैं और कम से कम टाइम में एक दूसरे के साथ अच्छे से अच्छे कंपैटिबिलिटी दिखा रहे हैं। अब उसी रात को फेडरेशन के बेस के पास में रिपब्लिक की आर्मी आ जाती है, जहाँ पे हीना भी होती है। सभी लोग अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं ताकि वो इजीली इनफिल्टर हो सकें। उसी टाइम पे एक सिविलियन एयरक्राफ्ट जो कार्गो एयरक्राफ्ट की तरह डिस्गाइज होके आया था, ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसमें आग लग गई है, जिससे वहाँ पे उसे लैंडिंग की परमिशन मिल जाती है। तभी वहाँ पे सोल्जर आग बुझाने आते हैं और उसी टाइम पे वहाँ पे एनिमीज भी आ जाते हैं। जैसे ही एनिमी सोल्जर अंदर एंटर कर लेते हैं, एल्फ्राइड के ऑर्डर से सारे ही प्लेन एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिसके बाद रोबोट उनके ग्रुप पे अटैक करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हीना के ग्रुप के लोग थे जो चोरी करने के लिए जा रहे थे। यहाँ पे कमांडर अयाबा के सारे ही ग्रुप को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें अभी बैटलफील्ड में आना पड़ेगा और उन्हें ग्रुप में डिवाइड होकर लड़ना पड़ेगा। और उन्हें ये चीज बहुत ही सस्पिशियस लग रही थी कि एनिमी ग्रुप ने सिर्फ 8 ही रोबोट लड़ने के लिए भेजे हैं, जहाँ पे अयाबा फ्रॉम डियो अपने रोबोट्स को रिट्रीट करने जाएंगे और बाकी के बचे हुए लोग एनिमीज को एलिमिनेट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हीना के फादर अयाबा एंड डियो के रोबोट्स के सामने आ जाते हैं जो सिंक्रोनाइज हो सकते थे और वहाँ पे हैकिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करवा देते हैं। लेकिन हीना बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी और वो सामने खड़े इंजीनियर से नहीं लड़ पाती है। जब इंजीनियर उसे शूट करते हैं तो उसके फादर बीच में आके हीना को प्रोटेक्ट करते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और उन पे अटैक करने लगते हैं, जिसके बाद हीना के ग्रुप को वहाँ से रिट्रीट करना पड़ता है। अब हीना और उसके फादर को एक रूम में लेके जाया जाता है। हीना को पता था कि अब उसके फादर के पास ज्यादा टाइम नहीं है, जहाँ पे उसके फादर रिवील करते हैं कि हीना उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, बल्कि उन्होंने उसे एक बैटलफील्ड में से अडॉप्ट किया था। वहीं दूसरी तरफ रोबोट्स के गिरने से अयाबा के ग्रुप को सेपरेट होना पड़ता है क्योंकि उनका रास्ता ब्लॉक हो गया था। यहीं हीना के फादर उसे वहां से चले जाने के लिए कहते हैं और वो अपनी डेथ को अकेले ही फेस करना चाहते थे। जैसे हीना बाहर निकलती है वो अयाबा को फेस करती है। अब हीना बहुत ही कंफ्यूज थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है।
वो अपने फादर की बायोलॉजिकल डॉटर भी नहीं थी और वो हिना भी नहीं थी जिसे अयाबा जानता था। यहाँ पे वाइशन को पता चलता है कि हिना कहीं भी नहीं मिल रही है, जिससे वो हिना को ढूंढने के लिए चाहता है। हिना अयाबा के पास बैठी हुई थी। अयाबा उसे बोलता है कि तुम जो हो वो रह सकती हो, अगर तुम्हें रिपब्लिक के साथ नहीं रहना है तो तुम फेडरेशन साइड आ जाओ, मैं अपने ग्रुप को समझाऊंगा और वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। तभी वहाँ पे विजन आ जाता है और हिना से कहता है कि जिस फादर ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी तुम उन्हें ही बिट्रे करने वाली थी, जिससे हिना कंफ्यूज होती है और उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। तभी विजन अयाबा को शूट करने वाला था, लेकिन डियो वहाँ पे आ जाता है एंड अयाबा को बचा लेता है, जिस वजह से विजन को वहाँ से हिना के साथ भागना पड़ता है। वहीं बाहर हम देखते हैं कि काउंटलेस मिसाइल्स आ गई हैं और उन पर अटैक करने वाली है, जिससे कमांड शिप को अपनी शील्ड एक्टिवेट करनी पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि अयाबा एंड डियो के सिंक्रोनाइजेशन रोबोट को चोरी कर लिया गया है, जिससे कमांडर उन्हें शूट करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन अयाबा मना करता है और कहता है कि उन रोबोट्स में हिना है और अगर शूट कर दिया तो वो मर जाएगी, इसीलिए वो हिना को बचाने का डिसाइड करता है। डियो को पता था कि अगर वो अभी अयाबा को रोकेंगे तो वो आगे वाली बैटलफील्ड में उनका साइड नहीं लेगा, जिससे वो पुराने 2 सिंक्रोनाइज्ड रोबोट्स को लेकर हिना को बचाने के लिए जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी सिंक्रोनाइजेशन का एडवांटेज था। अवीरा उन्हें वार्न करती है कि ये करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस रहेगा, लेकिन दोनों इसे इग्नोर करते हैं एंड सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, दोनों के सर में बहुत तेज पेन होने लगता है और उन्हें ऐसे विजन आते हैं कि उनके रोबोट्स गिर रहे हैं, लेकिन दोनों इस चीज को इग्नोर करते हैं और फाइटिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब वो लोग लड़ रहे थे तो बाइसन उस पर अटैक करता है, जिस वजह से दोनों की सिंक्रोनाइजेशन वेव्स थी कंट्रोल से ज्यादा बढ़ जाती हैं और दोनों को एक दूसरे की मेमोरीज दिखाई देने लगती हैं और पता चलता है कि विजन भी ये सब कुछ देख सकता है, जिसके बाद उनकी सिंक्रोनाइजेशन टूट जाती है और हिना इन विजन को वापस से स्टेट पे बुलाया जाता है। अयाबा और डियो उन्हें चेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद वो वापस से जब अपने शिप पे जाते हैं और उनका टेस्ट किया जाता है और तो उनके रिजल्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन उसकी कंपैटिबिलिटी अयाबा के साथ और भी ज्यादा इम्प्रूव हो गई थी। दूसरी तरफ विजन हिना से पूछता है कि कल रात को जो हुआ था वो क्या था। हिना अपने पास्ट को लेके बहुत ही कंफ्यूज थी और कहती है कि अयाबा क्लेम करता है कि वो पास्ट से आई है। विजन उसे कहता है कि अगर किसी को भी कल रात के इवेंट के बारे में पता चल गया तो कोई भी उसकी साइड नहीं लेगा और सिर्फ वही उसे सेव कर सकता है, जिसके बाद दोनों ही अपने शिप पे जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर हान उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही सिंक्रोनाइजेशन पायलट थे और फिर वो हिना को चॉइस देते हैं कि वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए पार्टिसिपेट करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। वो उसे डिसीव करके ड्रग का इंजेक्शन दे देते हैं और उसे स्टेबलाइज कर देते हैं। यहाँ कमांड शिप में डियो सबको बताता है कि अयाबा ने जो पास्ट से आने वाली बात बोली थी वो एकदम सच थी और उसके पास्ट में हिना भी थी और हमारे पास अभी सिर्फ यही क्लू है कि हिना भला पास्ट में कैसे गई। सभी इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। यहाँ पे हान एल्फ्रेड के पास जाता है और बताता है कि हिना सिंक्रोनाइजेशन पायलट बनने के लिए अग्री है ताकि वो अपने फादर की डेथ को अवेंज कर सके। ये सुनने के बाद विजन हिना के पास जाता है और उसे क्वेश्चन करता है, लेकिन हिना अब हान के माइंड कंट्रोल के अंडर थी, इसीलिए वो हान के सिवा किसी और को जवाब नहीं देती है और वो विजन को भी मैनिपुलेट करती है ताकि वो उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन पायलट बन सके। अब ब्रेन वेव रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी वो सिंक्रोनाइज पायलट बनने के लिए अग्री होता है, जिस वजह से जो प्रोसेस थी वो और भी ज्यादा पेनफुल हो जाती है और वो बेयर नहीं कर पाता है। यहाँ पे कमांड शिप भी डिपार्चर के लिए रेडी होती है, क्योंकि उन्हें कुछ टाइम पहले ही रिपब्लिक का एक कैनन मिला था, लेकिन पहले उन्हें उस चीज से खतरा नहीं था, लेकिन सडनली लास्ट नाइट से ही वो पूरी तरीके से चार्ज होने लगा था। लेकिन आज सुबह से ही उसने एनर्जी चार्जिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, जिस वजह से सुपीरियर ने उस कैनन को डिस्ट्रॉय करने का मिशन कमांड शिप को दिया था। अब उनके जो न्यू सिंक्रोनाइजेशन रोबोट्स थे वो भी रेडी हो जाते हैं और वो बैटलफील्ड की तरफ जाते हैं, जहाँ पे डियो अयाबा से बताता है कि उसके पास भी इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगर बैटलफील्ड में उसे चूज करना पड़ा तो वो भी हिना की वजह जो अपने स्पेशल लोग हैं उन्हें ही प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर उन्हें चूज करना पड़ा तो अयाबा अपने मन का कर सकता है, डियो उसे नहीं रोकेगा, लेकिन जब डियो भी अपने मन का करेगा तो अयाबा भी उसे नहीं रोक सकता है। अब एनिमी शिप डिटेक्ट करती है कि फेडरेशन शिप उनकी तरफ अप्रोच कर रही है। तभी वहाँ पे फीमेल सुपीरियर आती है और कमांडर को अपनी स्ट्रेटजी बताती है काउंटर अटैक करने की। यहाँ पे हिना भी एक सिंक्रोनाइज पायलट बन चुकी थी और वो किसी पपेट या फिर प्री प्रोग्राम रोबोट से अलग नहीं थी। उसके बाद एनिमी अपना कैनन लोड करते हैं, उसे फायर कर देते हैं और सारे ही माउंटेन्स एंड शिप्स बीच में थी उन्हें डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। लकीली जो कमांड शिप थी वो वहां से बच के निकल जाती है, लेकिन अभी भी उन्हें अपना मिशन कंप्लीट करना था। यहाँ पे एल्फ्राइड ने भी जल्दी से आर्मी को ज्वाइन कर लिया था जो कंटेनर शिप पे अटैक करने वाली थी, लेकिन डियो एंड अयाबा अभी तक अपने रोबोट्स के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि वहां पे अभी तक उनके रोबोट्स नहीं आए थे। जिसके बाद हिना एंड विजन भी बैटलफील्ड में आ जाते हैं एंड फ्रंट की तरफ जाते हैं फेडरेशन की शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब एनिमी भी वापस से उन पर अटैक करने ही वाले थे, तभी वाइस कमांडर कमांड शिप को रिक्वेस्ट करता है कि वो जल्दी से कैनन को डिस्ट्रॉय कर दें।
अब डियो एंड अयाबा टेम्पररी फर्स्ट जनरेशन के रोबोट्स में चले जाते हैं ताकि वो मिशन को कंप्लीट कर सके, जहाँ पे अवीरा उन्हें वार्न करती है कि वो सिंक्रोनाइजेशन यूज ना करें क्योंकि अभी तक वो फुली रिपेयर नहीं हुए थे। यहाँ पे हीना के रोबोट में शॉक होता है जिससे उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है, लेकिन उसने वही हेलमेट पहन के रखा था जो हान ने बनाया था, जिससे उसकी वापस से कॉन्शियसनेस चली जाती है। जिसके बाद वाइजन एंड हीना सिंक्रोनाइज होते हैं, लेकिन बीच में ही दोनों की सिंक्रोनाइजेशन टूट जाती है क्योंकि हीना को कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं। लेकिन तभी डॉक्टर हान अपना कंट्रोल इंक्रीज करते हैं जिससे हीना की कॉन्शियसनेस वापस से चली जाती है। तभी वाइजन डायरेक्ट कमांड शिप पे उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है, लेकिन लकीली उसी टाइम पर न्यू जनरेशन सिंक्रोनाइजेशन रोबोट्स आ जाते हैं जो कि अयाबा एंड डियो के थे। जल्दी से वो अपने रोबोट्स को स्विच कर लेते हैं। अयाबा लड़ते हुए अपने सामने दो रोबोट्स को देखता है, जहाँ पे उसे रियलाइज हो जाता है कि पास्ट में जो उसे मारने के लिए आया था वो विजन था और उसके पास में जो लड़की खड़ी है वो हीना का रोबोट है। अब सिंक्रोनाइज रोबोट्स बैटलफील्ड में आते हैं और फेडरेशन की टीम जल्दी से काउंटर अटैक करने लगती है क्योंकि उनके पास एनिमीज से ज्यादा एडवांटेज था। यहाँ पे अवीरा अयाबा एंड डियो को इन्फॉर्म करती है कि एनिमी साइड से एक पायलट को फोर्सफुली सिंक्रोनाइज करवाया जा रहा है, इसीलिए वो इस पॉइंट को भी अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। अयाबा को पता था कि ये बहुत ही रिस्की मूव है, इसीलिए वो हीना के पास जाके उसे उठाने की कोशिश करता है, जिससे डियो एंड अयाबा दोनों ही डिसएंगेज हो जाते हैं ताकि उनकी सिंक्रोनाइजेशन टूट सके और अयाबा जाके हीना को उठा सके। इसके बाद अयाबा हीना के रोबोट के पास जाता है और उसका नाम बुलाता है, फिर वो अपना हेलमेट पे उतारता है ताकि हीना उसे देख सके। उसे देखते ही हीना होश में आ जाती है और फोर्सफुली इसका सिंक्रोनाइजेशन टूट जाता है। चीज का फायदा उठा के ही डियो एंड अयाबा जल्दी से एनिमीज से लड़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बीच में ही उन्हें वाइजन मिल जाता है जो उनके साथ फोर्सफुली लड़ाई करना चाहता था और साथ ही वो फोर्सफुली हीना को सिंक्रोनाइज करने के लिए भी कहता है। हीना लेकिन अब उसे रेजिस्ट करती है। अब अयाबा रिस्क लेने का डिसाइड करता है एंड सिंक्रोनाइज सिग्नल हीना को सेंड करता है। हीना भी उससे रिस्पॉन्ड करती है एंड दोनों सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। दोनों की सिंक्रोनाइजेशन रेट डियो की सिंक्रोनाइजेशन रेट से भी हायर थी। वो इस कंबाइंड टेक्निक का यूज करके एनिमीज के जो कैनन शॉट थे उन्हें ब्लॉक करते हैं और अपनी इमेंस पावर के हेल्प से सारे ही कैनन के शॉट को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन उनकी टेक्निक एंड कैनन शॉट के रिएक्शन की वजह से फिर से एक बार स्पेस टनल क्रिएट होता है जिसमें विजन खींचने लगता है। अब हीना रियलाइज करती है कि अगर वो विजन को चले जाने देगी तो वो वापस से पास्ट में जाएगा और अयाबा को मारने की कोशिश करेगा, जिससे वो भी विजन के पीछे पोर्टल में जाती है। अयाबा हीना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डियो अयाबा को पीछे ही पकड़ लेता है, जिसके बाद हीना स्पेस में चली जाती है और वो एक टाइम लूप में फंस जाती है। अयाबा को समझ आ जाता है कि हीना कई टाइम से उसी टाइम लूप में फंसी हुई है और अयाबा बार बार कोशिश करने के बाद भी उसे उसमें से बचा नहीं पा रहा है। लेकिन अयाबा इस बार ऐसा नहीं होने देने वाला था, इसलिए वो हीना के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। अब डियो को पता था कि वो अयाबा को नहीं रोक सकता है, जिससे वो भी अपने पावर का फुल यूज करता है एंड हीना को खींचने लगता है। दोनों ही हीना को बचा लेते हैं, लेकिन विजन टाइम लूप में चले जाता है। इनका टाइम लूप यहीं पे खत्म हो जाता है, जिसके बाद एलाई फोर्सेस थे वो जल्दी से रिपब्लिक की कैनन्स को शूट डाउन कर देते हैं और जो फेडरेशन साइड थी उन्हें फाइनली विक्ट्री मिल जाती है। जिसके बाद हीना अयाबा से पूछती है कि वो वॉर्टेक्स में क्यों नहीं गया और वापस से पास्ट में क्यों नहीं चला गया, जिस पर अयाबा कहता है कि उसे फ्यूचर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज और भी मिलेंगी और अगर वो अभी यहाँ से चले गया तो बहुत लोग उसे मिस करेंगे। इसके बाद वो लोग अपनी कमांड शिप में जाते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही किसी अमेजिंग सी स्टोरी के साथ।